शक्ति का सही उपयोग वही है जो दूसरों को उठाने में हो, न कि उन्हें दबाने में। 51वां G7 समिट कन्वेंड हुआ है कनानाकिस अल्बर्टा कनाडा में। आपको बता दें कि कनानाकिस अल्बर्टा कनाडा में है। ये है नॉर्थ अमेरिका के मैप और ये रहा आपको कनाडा। कनाडा का शहर अल्बर्टा में ये आयोजन किया गया। मोदी ने आउटरीच सत्र में ऊर्जा सुरक्षा, बदलती दुनिया में पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए विविधीकरण, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे विषय पर बात की। ये जानते हैं उन्होंने इंडिया के 4A फ्रेमवर्क एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि 4A यानी अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी, यानी हर जगह एनर्जी की पहुंच हो जो अवेलेबिलिटी को दर्शा रहा है, हर किसी के लिए एनर्जी मिलना आसान हो जो एसेसिबिलिटी के लिए दर्शा रहा है, वही महंगी ना हो, सबकी बजट में हो, यह है अफोर्डेबिलिटी, और सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ये दर्शा रहा है एक्सेप्टेबिलिटी। इंडिया ने अपनी कमिटमेंट दिखाई और पेरिस एग्रीमेंट वाले क्लाइमेट गोल ऑलरेडी पूरा किया है। अगर इससे जुड़ी इनिशिएटिव्स की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मिशन लाइफ और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव भारत ने लिए हैं ताकि वो पेरिस एग्रीमेंट के कमिटमेंट को समय से पहले पूरा किया। अगर ग्लोबल साउथ के लिए मोदी जी का स्टैंड देखें तो फूड, फ्यूल, फाइनेंस और फर्टिलाइजर जैसे बेसिक नीड का इम्पैक्ट ज़्यादा छोटे देशों पर होता है। मोदी जी ने अर्ज किया कि G7 डेवलप्ड नेशन इनकी दिक्कत को अपने पॉलिसी में समझें। टेररिज्म के बारे में आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। दूसरे देशों के डबल स्टैंडर्ड पर उन्होंने सवाल उठाया। ये मोदी ने डबल स्टैंडर्ड की निंदा की। उन्होंने कहा कि कुछ देश जो ओपनली टेररिज्म सपोर्ट करते हैं उन्हें कोई सजा नहीं होती। ये बिट्रेयल ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी है और ऐसे देशों को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। उन्होंने स्पेसिफिक एग्जाम्पल ताज़ा पहलगाम अटैक 22 अप्रैल का दिया। इसे सारी ह्यूमैनिटी पे अटैक बताया और साथ ही नेबरहुड में राइजिंग टेररिज्म का भी जिक्र किया। इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा। इन्हें AI पर भी फोकस दिया। AI का यूज़ एनर्जी इंटेंसिव हो सकता है, इसलिए इसे रिन्यूएबल एनर्जी से ही चलना होगा। डीप फेक कंसर्न को हाईलाइट किया और AI जनरेटेड कंटेंट में वाटर मार्किंग और डिस्क्लोजर को मैंडेटरी बताया। ह्यूमन सेंट्रिक AI और हाई क्वालिटी डेटा के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जिक्र किया। साथ ही साथ कनाडा के PM मार्क कार्नी के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को रीसेट करने और हाई कमिश्नर को रिस्टोर करने की बात हुई। इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी ने मोदी को यू आर द बेस्ट बुला के काफ़ी कॉर्डियल रैपट दिखाई। जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको, साउथ कोरिया के लीडर्स के साथ भी डाइवर्स ग्लोबल इश्यूज पर प्रोडक्टिव डिस्कशन हुए। ये G7 विजिट PM मोदी की पहली कनाडा विजिट थी पिछले 10 सालों। आपको बता दें कि कनाडा के सिख कम्युनिटी में गुस्सा था कि PM मोदी को इनवाइट करना उनके लिए अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि उन्होंने हरदीप सिंह निज्जार की हत्या में इंडिया की एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट का एक्यूजेशन किया था। अगर आपको मैं इन्हें समराइज करना चाहूँ तो PM मोदी ने टेररिज्म, एनर्जी सिक्योरिटी, AI गवर्नेंस, ग्लोबल साउथ, डिप्लोमेसी और कंट्रोवर्सी पर बातें की। अगर टेररिज्म के देखें तो कोई भी देश जो टेररिज्म को सपोर्ट करे उसे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उन्होंने पहलगाम अटैक का एग्जाम्पल देकर समझाया। वहीं एनर्जी सिक्योरिटी में इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में लीडर है। उन्होंने कहा कि 50% करंट कैपेसिटी, 500 गीगावाट 2030 तक की पहुंच, पेरिस कमिटमेंट उन्होंने अर्नी पूरे किए। AI एनर्जी इंटेंसिव है, यूज ग्रीन एनर्जी और वाटर मार्किंग जरूरी है AI कंटेंट के लिए, ऐसा उन्होंने बताया। ग्लोबल साउथ के इश्यूज G7 टेबल पर होना चाहिए। वहीं कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक रीसेट मीटिंग और G7 लीडर्स के साथ प्रोडक्टिव रही। कनाडा के सिख कम्युनिटी ने इन्विटेशन पर ऑब्जेक्शन रेज किया था। ये सारे समराइज थे जो कनाडा में PM मोदी G7 समिट में अपने आप को प्रोजेक्ट किया। चलिए अब आपको जान लेना चाहिए कि G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट देश शामिल हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ कनाडा के PM का भी नाम जानना चाहें तो उनका नाम मार्क कार्नी है। वहीं फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम इमैनुअल मैक्रोन है। जर्मनी के चांसलर है फ्रेडरिक मर्च। इटली की PM है जॉर्जिया मेलोनी। जापान के PM है शिगेरू इशिबा। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टारमर और USA के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उर्सुला वॉन डर लियन, आपको पता होना चाहिए कि कमीशन की प्रेसिडेंट है। साथ ही साथ आपको बता दें कि G7 कंट्रीज का टोटल पॉपुलेशन 780 मिलियन पीपुल होता है जो 10% है वर्ल्ड पॉपुलेशन का। वहीं 50% वर्ल्ड वाइड नॉमिनल नेट वेल्थ है। 44% वर्ल्ड का नॉमिनल GDP कंसिडर करता है और 30% वर्ल्ड GDP को परचेजिंग पावर पैरिटी के दृष्टिकोण से। तो ये थे डिटेल इस करंट अफेयर से संबंधित। आइए अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। आइए नॉर्थ अमेरिका पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखें।
पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। आपको दिया गया है कि रॉकी माउंटेन फोल्ड माउंटेन है, ये बिल्कुल सही है। ग्रेट प्लेन सेडिमेंट्री डिपॉजिट है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कैनेडियन सिल्ड वॉल्केनिक प्लेटोज नहीं है। आपको बता दें कि कैनेडियन सिल्ड जो है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने होते हैं। तो हैं अपने अगले सवाल पे, जहां पे आपसे कहा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। तो पहला मिसिसिपी, दूसरा मिजोरी, तीसरा यूकोन और चौथा है रियो ग्रांडे। तो आपको बता दें कि इस सवाल का सही उत्तर है, सबसे पहले आपको आएगा मिजोरी रिवर। मिजोरी सबसे बड़ा रिवर है, क्योंकि डिसेंडिंग कहा है, यानी जो सबसे पहले होगा वही, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले आएगा। दूसरे में आपका आता है मिसिसिपी रिवर, तीसरे में आता है आपका यूकॉन रिवर और चौथे में आता है रियो ग्रांडे रिवर। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहां आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट रीजन इज नॉट फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। तो आपको बता दें कि मेडिटेरेनियन पाया जाता है, डेजर्ट पाया जाता है, टुंड्रा पाया जाता है, इक्वेटोरियल आपको नॉर्थ अमेरिका में नहीं पाया जाता है। अगले सवाल को देखें तो आपसे पूछा गया है कि विच रीजन इन नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो ब्रेड बास्केट यानी कॉर्न बेल्ट और व्हीट बेल्ट की बात की जा रही है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका द ग्रेट प्लेन्स। सवाल आपसे पूछा गया है कि द रीजन अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन नॉर्थ अमेरिका इज प्रोन टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हैजार्ड। तो ये आपको पता होगा हरिकेन्स इस सवाल का सही उत्तर है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लेक्स एंड कंट्रीज आर करेक्टली मैच। तो लेक सुपेरियर यूएसए और कनाडा दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है, लेक सुपेरियर यूएसए और कनाडा में है। लेक ऑन्टेरियो बोला गया है, तो लेक ऑन्टेरियो कनाडा दिया हुआ है, नहीं, ये सवाल का उत्तर गलत हो जाएगा। यह कनाडा और यूएस दोनों के बीच में है। लेक मिशिगन केवल यूएसए में है, ये बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अब साउथ अमेरिका से पूछे गए सवालों पर। आपसे पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन रिवर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी फिर से जो सबसे बड़ा होगा उसे आपको सबसे पहले यहाँ दर्शाना है। तो सबसे बड़ा रिवर है आपको अमेजोन, दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है वो है पराना, और तीसरी जो सबसे बड़ी नदी है वो है ओरिनोको। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, जहां आपसे पूछा गया है कि लेक टिटिकाका नोन एज द वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक लाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो लेक टिटिकाका आपको पता होना चाहिए, बोलिविया और पेरू के बीच में। पे बढ़ते हैं, जहां आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द अमेजोन बेसिन। तो इसका सवाल होगा इक्वेटोरियल। आगे बढ़ते हैं आपको अगले सवाल पे, जहां आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका। तो इनमें से दिए गए चार ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो एंडीज पर्वत ही साउथ अमेरिका में लाई करता है, ना ही रॉकीज, ना ही आल्प्स और ना ही हिमालय। आगे बढ़ते हैं, आपको अगले सवाल की ओर लेकर चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ द एंडियन कम्युनिटी। एंडियन कम्युनिटी का पार्ट आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से कंट्रीज हैं। तो ये है कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और बोलिविया। साथ ही साथ आप ये भी रिवाइज करते चलिए कि कोलंबिया की राजधानी है बगोटा, वहीं इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो और पेरू की राजधानी है लीमा, वेरी इंपॉर्टेंट। बोलिविया की राजधानी है लापास। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे अगला सवाल पूछा गया है कि द पंपास रीजन ऑफ साउथ अमेरिका इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इस सवाल का उत्तर होगा कैटल रैंचिंग के लिए फेमस है। आपसे पूछा गया कि द रेन फॉरेस्ट, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज ऑफन रेफर टू एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर दिस। तो इसका रीजन है कि यह लार्जेस्ट सिंक, कार्बन सिंक है पूरे वर्ल्ड में। आपको पता है कि पूरे दुनिया का 27% ऑक्सीजन अमेजोन में ही स्थापित है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन भी है, लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगले सवाल पे बढ़े तो आपसे फीचर्स और लोकेशन दिया हुआ है, और इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और इनमें से कौन सा गलत है। आपसे बोला गया है कि पैटागोनिया डेजर्ट कहाँ है। तो पैटागोनिया डेजर्ट अर्जेंटीना में है। एंजन फॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वेनेजुएला में है। वेनेजुएला की राजधानी आपको याद रखना है कैराकस। माटो ग्रोसो प्लेटो भी ब्राजील में है और ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। गुयाना हाईलैंड की बात करें तो यह नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में स्थित है। तो ये चारों के चारों सही थे। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा लिया गया और समझाया गया ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। पहला प्यार वो एहसास है जो दिल को पहली बार धड़कनों से परे महसूस कराता है। आइए बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, देखते हैं। बिहार ने इंडिया का पहला स्टेट बनकर एक नई मिसाल सेट की है, जो अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए ई वोटिंग सिस्टम अडॉप्ट करेगा। यह स्टेप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इलेक्शन रिफॉर्म की तरफ एक बड़ा कदम है। आइए जानते हैं ई वोटिंग क्या है। ई वोटिंग एक ऐसे सिस्टम है जो लोगों को डिजिटली वोट करने की फैसिलिटी देती है।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करके सिस्टम को सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है। वोटर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन का यूज़ करके वोट कर सकते हैं। जानते हैं बिहार में ई वोटिंग का क्या इंपॉर्टेंस होगा। बिहार इंडिया का पहला राज्य बन गया जो अर्बन बॉडी इलेक्शन के लिए ई वोटिंग सिस्टम ला रहा है। डिजिटल भारत का सपना यानी ये डिजिटल इंडिया मिशन को सपोर्ट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेक्नोलॉजी के ज़रिए वोट देने का मौका देता है। अगर एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो ई वोटिंग उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो पोलिंग बूथ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, जैसे प्रवासी मजदूर यानी माइग्रेंट वर्कर्स, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोग यानी स्पेशली एबल्ड लोग। ई वोटिंग सिस्टम के फ़ायदे अगर जाने तो यह ट्रांसपेरेंट है, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से वोटिंग और काउंटिंग प्रोसेस में फ्रॉड की संभावना कम हो जाती है। वोटर के डेटा को सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। फिजिकल बैलेट्स और बूथ्स की ज़रूरत कम होने से इलेक्शन की कॉस्ट बचत होती है। जो लोग अपने नेटिव प्लेस से दूर हैं, वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर इसके चैलेंजेज और कंसर्न को देखें तो साइबर सिक्योरिटी के रिस्क बढ़ जाती है, हैकिंग और डेटा ब्रीचेज़ का खतरा हमेशा बना रहता है। डिजिटल डिवाइड यानी रूरल और इलिटरेट पॉपुलेशन के लिए सिस्टम समझना मुश्किल हो सकता है। हर एरिया में प्रॉपर इंटरनेट और डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी एक चैलेंज हो सकती है। लोग ट्रेडिशनल वोटिंग सिस्टम पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ई वोटिंग में उनका भरोसा बनाना मुश्किल हो सकता है। अब जानते हैं इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें हर वोट को सिक्योर डिजिटल लेजर में स्टोर किया जाएगा जो टेम्पर प्रूफ होगा। वोटर का वेरिफिकेशन आधार और ओटीपी के जरिए होगा। पायलट प्रोजेक्ट में पहले सिस्टम का ट्रायल रन किया गया और सक्सेस के बाद इसे फुल स्केल इम्प्लीमेंट किया गया। वहीं अगर आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो इलेक्शन रिफॉर्म, डिजिटल गवर्नेंस, इंक्लूसिविटी और उससे संबंधित चैलेंजेज आपसे पूछा जा सकता है। ये टॉपिक गवर्नेंस, पॉलिटी और करंट अफेयर सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जान लेते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान को देखें तो आर्टिकल 324 इससे डील करता है। इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1 होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। प्रेज़ेंट में अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करें तो ज्ञानेश कुमार हैं जो कि 19 फरवरी 2025 से कार्यरत है। आपको बता दें कि इनका टेन्योर 6 साल का होता है या 65 साल, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा। इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। रिमूवल प्रोसेस की प्रक्रिया को जानें तो सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि जज सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाने की प्रक्रिया है, यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस। हालाँकि इम्पीचमेंट प्रोसेस केवल प्रेसिडेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है, बाकी लोगों के लिए यह शब्द यूज़ नहीं किया जाता है। वहाँ पर मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी कहा जाता है प्रेसिडेंट के अलावा। चलिए जानते हैं बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और अभी इसके एग्जीक्यूटिव है यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री दीपक प्रसाद। अब इनका नाम आपको इम्पोर्टेंट याद रखना होगा। अब आपको बता दें कि सुकुमार सिंह हमारे भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार भारत कहते हैं कि खून की बीमारी तो इलाज से ठीक हो सकती है, पर इंसानियत के खून का इलाज सिर्फ सही सोच और प्रेम है। आपको बता दें कि वर्ल्ड सिकल सेल डे 19 जून को मनाया गया। इस वर्ष की थीम यानी 2025 का थीम है ग्लोबल एक्शन लोकल इम्पैक्ट एम्पावरिंग कम्युनिटीज फॉर इफेक्टिव सेल्फ एडवोकेसी। आपको बता दें कि सिकल सेल
बीटा ग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होने वाला एक वंशानुगत यानी कि हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर है यानी रक्त विकार है, जिसके कारण असामान्य आकार यानी सिकल हसुआ की तरह वाली लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं। ये कोशिकाएं रक्त प्रवाह में बाधा डालती हैं, जिससे क्रोनिक अनीमिया, गंभीर दर्द संकट और कई अंगों को नुकसान होता है। मुख्य रूप से अफ्रीका, भारत, मध्य पूर्व और भूमध्य सागरीय क्षेत्र की आबादी में प्रचलित है, यानी कि अफ्रीका, इंडिया, मिडिल ईस्ट और मेडिटेरेनियन। वैश्विक स्तर पर देखें तो हर साल लगभग 3 लाख बच्चे सिकल सेल डिजीज के साथ पैदा होते हैं। आपको बता दें कि अगर भारत के हेल्थ मिनिस्टर की बात की जाए तो वो जयप्रकाश नड्डा साहब हैं। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ पर, जहां पर कि पंचायती राज मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भाषणी के बीच समझौता न केवल भाषाई बाधाओं को तोड़ेगा बल्कि देश भर के राज्यों के बीच समावेश को भी बढ़ावा देगा। पंचायती राज्य मंत्री प्रोफेसर एस टी बघेल ने नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह सहयोग पंचायती राज मंत्रालय के प्रमुख पोर्टलों और प्लेटफॉर्मों पर भाषा की पहुंच को बढ़ाएगा। भाषणी पहल की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि यह समझौता भारत की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत करेगा। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर भागीदारी वाले लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक एआई सक्षम सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के उपयोग को बढ़ावा देना है। वहीं आपको बता दें कि राजीव रंजन सिंह, जिनको कि लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, अभी वो भारत के पंचायती राज मिनिस्टर हैं। आप याद रखेंगे, पंचायती राज मिनिस्टर लल्लन सिंह हैं, वहीं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पंचायत हैं एस टी बघेल। 2026 के क्यूएस रैंकिंग में भारत के 54 इंस्टीट्यूट को जगह दी गई है। आपको बता दें कि आईआईटी दिल्ली ने इसमें टॉप किया है, अगर इंडिया रैंक की बात करें तो। अगर ग्लोबल पोजीशन की बात करें तो पिछले साल 150वें पोजीशन से इस साल आईआईटी दिल्ली की रैंक 123वें पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि 2015 के रिस्पेक्ट में 2026 में ये 5 गुना बढ़ गया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। बता दें आपको कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हायर एजुकेशन के लिए प्रदान किया जाता है, जिसके पब्लिशर हैं क्वैक क्वारेली साइमंड्स। आप इसका नाम याद रखेंगे, आपके परीक्षाओं में ये पूछा जाने वाला सवाल है। वहीं अगर टॉप पोजीशन की बात करें तो पिछले 13 साल से लगातार मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले स्थान पर है। बढ़ते हैं अपने ऑब्ituary सेक्शन की ओर, जहां पर प्रसिद्ध पर्यावरणविद, वन्यजीव विशेषज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार विजेता मारुति चित्तमपल्ली, जिन्हें अरण्य ऋषि के नाम से जाना जाता है, का 93 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के सोलापुर में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने अपना जीवन वन्यजीव और संरक्षण साहित्य को समर्पित कर दिया। चित्तमपल्ली को इस साल 30 अप्रैल को राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। मारुति चित्तमपल्ली ने 36 वर्षों तक वन विभाग में सेवा की, जिसके दौरान उन्होंने शोध और दस्तावेजीकरण के लिए पूरे भारत में 5 लाख किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। 13 भाषाओं में परंपरागत उन्होंने आदिवासी समुदायों के साथ जुड़ने और मूल्यवान पारिस्थितिक और पर्यावरणीय डेटा एकत्र करने के लिए अपनी भाषाई कौशल का उपयोग किया। उनकी डायरियों ने पक्षी कोश यानी पक्षियों का विश्वकोश, पशु कोश जानवरों का विश्वकोश और मत्स्य कोश यानी मछली का विश्वकोश जैसे उनके वैज्ञानिक कार्यों की नींव रखी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि चित्तमपल्ली के निधन से देश की पर्यावरण और साहित्यिक विरासत में एक गौरवशाली अध्याय का अंत हो गया है। अगर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार और वन मंत्री गणेश नाइक ने भी मारुति चित्तमपल्ली को श्रद्धांजलि दी। बढ़ते हैं अपने आखिरी करंट अफेयर की ओर, जहां पर कि ऑटिस्टिक प्राइड डे, वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून को मनाया गया, जिसकी थीम है अनअपोलोजेटिकली ऑटिस्टिक। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत जो है 2005 में की गई थी, और ये डे जो है क्रिएट किया गया था, उनका नाम था गैरेथ एंड एमी नेल्सन के द्वारा। ये भी बात आप याद रखेंगे। आपको बता दें कि ऑटिज़्म
स्पेक्ट्रम सिकनेस यानी कि ASD एक तरह का न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंट डिसऑर्डर है।